ठीक। और कैसे हैं आप लोग? क्या पढ़ रहे हैं, पता है कुछ? ये हमारा इन्वायरमेंट का सीरीज चल रहा है ना। इन्वायरमेंट में हमने इकोलॉजिकल सिस्टम को पढ़ा, मैंग्रोव पढ़ा, आर्द्रभूमि पढ़ा और कोरल ब्लीचिंग पढ़ा, कोरल रीफ पढ़ा, कोरल ब्लीचिंग कह सकते हो पढ़ा। ठीक है। उसके बाद हमने क्या कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र को पढ़ा। अभी वो सर्किल हमारा चल ही रहा है। अभी कुछ लोगों के कमेंट आए थे, सर संस्थाओं को बता दीजिए, सर इंडेंजर्ड स्पीस को बता दीजिए, सर कंजर्वेशन बता दीजिए जितने संरक्षण क्षेत्र हैं। तो मैंने कहा संरक्षण क्षेत्र अभी हम बता देंगे, चिंता मत करिए, लेकिन उसके पहले आप बेसिक्स को कैसे समझोगे। अगर आपको वनों में किसी जीव के संरक्षण की बात की जा रही है, मान लो किसी वन में शेर को लाया जा रहा है, तो शेर को क्यों लाया जा रहा है? कहीं कहीं होता है कि उसके नीचे की स्पीसीज बढ़ जाती हैं। तो इन चीज़ों को समझने के लिए बेसिक्स ज़रूरी है। इसलिए अभी हम इकोलॉजिकल सिस्टम के फंक्शंस को समझेंगे अच्छे से, उसके बाद फंक्शंस को समझेंगे। अभी तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आज हमारा चलने वाला है, जहाँ से 5-6 से क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं और वो लोगों के गलत होते हैं, मतलब रिजिड होते हैं। है कुछ नहीं उसमें, बस समझाने का तरीका अच्छा है मेरा, इसलिए मैं समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। बाकी तो किताबों से पढ़ के समझ में थोड़ा सा कम आता है कि इकोलॉजिकल सिस्टम ये कैसे मेंटेन होता है जीवों में, पौधों में। उसके बाद ये पिरामिड क्या होता है, इकोलॉजिकल सिस्टम की प्रोडक्टिविटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें। ठीक है। तो हमारा अगला टॉपिक है पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार। नोट कर लीजिएगा। पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार। ठीक है। इंग्लिश वाले लिख लीजिएगा, फंक्शंस ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम, फंक्शन ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है। मतलब पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार। हमने आपको सबसे पहले पीछे जाइए, आपको हमने परिभाषा बताई होगी इकोलॉजिकल सिस्टम की कि क्या होती है। तो हमने पहले ही बताया था कि ये क्या है, एक साइंस है ना। मैंने बताया था कि यह एक विज्ञान है, और हमने परिभाषा में ये भी कहा था कि समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य का जो उनका अंतर संबंध होता है, वहीं क्या होता है, पारिस्थितिक तंत्र होता है। हमने पौधे को ऊर्जा के माध्यम से और खाद्य श्रृंखला के माध्यम से समझाने का पूरा प्रयास किया था। फिर हमने आपको बताया कि जब इसका दायरा एकदम से बढ़ता जाता है, मतलब जंतु और पर्यावरण तक सीमित नहीं रहता है, इसका दायरा बढ़ के मानव समाज तथा उसके भौतिक पर्यावरण का अध्ययन तक पहुँच जाता है। मतलब अपने आप में क्या था, ये बृहद संकल्पना थी। कुछ लोग नए दिख रहे हैं, इसलिए फिर से मैं मार्किंग कर दे रहा हूँ। ठीक है। पहले इसके बेस पे आइए, समझा रहा हूँ। ये पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा हमने बताई थी। सबसे पहले बताया था कि ये क्या है, ये साइंस है। ठीक है, साइंस है। इसमें लिख लीजिए, इसमें समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य, ठीक है, पर्यावरण के मध्य उनका अंतर संबंध या उनके अंतर संबंध का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। उसके बाद लिखिए, ये जंतु और पर्यावरण तक ही सीमित नहीं रहता है। हमने डिफाइन करके एग्जाम्पल दे के बताया था कि जंतु पर्यावरण तक ही पर्यावरण सीमित नहीं है, जंतु पर्यावरण तक ही सीमित नहीं है। हमने बताया था मानव समाज और इनके भौतिक पर्यावरण के मध्य जो अंतर संबंध का अध्ययन किया जाता है, इसका दायरा बढ़ गया, उसे पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। ठीक है। तो समझिए पहले इन चीज़ों को। ये अपने आप में एक काफ़ी बृहद संकल्पना होती चली गई। ठीक है। अब पेड़ पौधों से हट के कोई चीज़ जीव से मानव समाज पे आ जाए तो क्या हो गया, अपने आप में ये बृहद संकल्पना हो गई। मतलब इसकी अपनी पूरी की पूरी कार्यप्रणाली अलग है। देखना समझना, इसी में सारे के सारे क्वेश्चन छुपे हुए हैं। मतलब इसकी अपनी पूरी कार्यप्रणाली, ठीक है, इसकी अपनी पूरी की पूरी कार्यप्रणाली है। ठीक है। जब कार्यप्रणाली होगी तो क्या होगा, जैविक संरचना तथा निर्माण होगा कार्यप्रणाली में, और ऊर्जा स्तर को ये मेंटेन करेगा। जीवों के लिए जरूरी क्या था, पहले हमने सूर्य भगवान को दिखा दिया था कि यहाँ पे अगर पौधा है ये, ठीक है, तो इसको एनर्जी कहाँ से मिल रही है, सूर्य से मिल रही है। तो पहले एनर्जी को समझिए तो ना, होता क्या है, लेता क्या है और बाहर क्या करता है, और इसके बाद जो इसका इकोसिस्टम होता है वो कैसे बैलेंस होता है। तो हमने क्या कहा अभी, जैविक संरचना लिख लीजिए, जैविक संरचना तथा निर्माण। देखो बृहद संकलन में क्या है, जैविक संरचना और निर्माण कर लीजिए, और निर्माण तथा ऊर्जा स्तर को बनाए रखता है, या बनाए रखने के लिए
ऊर्जा तथा पदार्थों का निवेश होता है। क्या होगा जैविक संरचना में? जीव हो गया, पेड़ पौधा। हम बात क्या कर रहे हैं? जंतु पर्यावरण के। जीव हो गया, पेड़ पौधा हो गया, ठीक है। दूसरा जीव हो गया, पेड़ पौधा हो गया, या जीव हो गया, जीव हो गया, ठीक है। तो इनमें परस्पर निवेश होता है, ऊर्जा का निवेश होता है, ठीक है, पदार्थों का निवेश होता है। तो वो चीज़ें क्या होती हैं? इसके प्रकार में आता है, इसके फंक्शन में एनर्जी की मात्रा या एनर्जी की मात्रा का भी हम अध्ययन करते हैं। तो अभी तक समझ में क्या आया कि पारिस्थितिक तंत्र के लिए ऊर्जा काफ़ी जरूरी है। ये इतना समझे? देखो अब एग्जाम्पल दे रहे हैं, समझ जाओगे। सोच रहे हैं लिखने से पहले चीज़ों को समझ लो, ठीक है। देखो ऊर्जा का महत्व बढ़ गया। मान लीजिए कि एक पेड़ हो गया या जीव हो गया, इसको ऊर्जा कहाँ से मिलता है? इसको ऊर्जा कहाँ से मिलता है? सूर्य से मिलता है। और भी कहीं से मिलता है? पहला, ऊर्जा सूर्य के सौर विकिरण से मिलेगा, भूतापी ऊर्जा से मिलेगा, ब्रह्मांडीय विकिरण से मिलेगा, या आदि जगहों से मिलेगा। देखना ऐसा क्वेश्चन आते हैं, सूर्य से, इसके सौर विकिरण से मिलेगा, भूतापी ऊर्जा से मिलता है, या ब्रह्मांडीय ऊर्जा या ब्रह्मांडीय विकिरण से मिलता है, ठीक है। भूतापी ऊर्जा से भी मिलता है। तो देखो ये ऊर्जा मिल रही है यहाँ से किसी पौधे को, ठीक है। अब ऊर्जा क्या करती है? ऊर्जा जो है पारिस्थितिक तंत्र के पदार्थों में संचरण एवं चक्रण में सहायक होती है। देखना अभी हम इसी को समझा रहे हैं। अब ये ऊर्जा जो हमारा ये इकोसिस्टम है, इसके संचरण और चक्रण में सहायक होती है। मतलब पारिस्थितिक तंत्र के लिए बहुत बहुमूल्य क्या हो जाता है? ऊर्जा हो जाता है। और देखो एक परिभाषा हमारी निकल के यहीं पे आ गई, एक परिभाषा निकल के आई कि पदार्थों के संचरण और चक्रण की क्रिया को भू रासायनिक क्रिया भी कहते हैं। ये परिभाषा निकल के आई, कभी कभी पूछा जाता है कि है क्या। अब देखिए जो इसमें पदार्थों के बीच में संचरण और चक्रण होता है, इसी को हम क्या बोलेंगे? जैव भू रासायनिक क्रिया, ठीक है। जैव भू रासायनिक क्रिया बोलते हैं। एक परिभाषा निकल के आई, तो हमने कहा मान लीजिए, ठीक है, और समझने का प्रयास कराते हैं, आपको मिटा रहे हैं, ठीक है। लिख लीजिए परिभाषा इसकी, पदार्थों के संचरण एवं चक्रण, पदार्थों के संचरण एवं चक्रण की क्रिया को ही जैव भू रासायनिक क्रिया कहते हैं, ठीक है। देखो मान लीजिए ये हरा पेड़ पौधा हो गया, ठीक है। बस समझिएगा, ये ऊर्जा कहाँ से लेगा? हरा पेड़ पौधा ऊर्जा कहाँ से लेगा? ये भी सौर विकिरण से लेगा, ठीक है। कहाँ से लेगा? सौर ऊर्जा से लेगा। लेकिन किस फॉर्म में लेता है? इसको ऊर्जा मान लो सौर ऊर्जा से मिल रही है, या फिर किसके माध्यम से? जिसको हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। ध्यान देना, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। एक क्वेश्चन और यहीं से आता है, प्रकाश संश्लेषण से जो ये सौर ऊर्जा को लेता है वो किस फॉर्म में लेता है? रासायनिक ऊर्जा के फॉर्म में लेता है। वह क्वेश्चन है, किस फॉर्म में लेता है? रासायनिक ऊर्जा के फॉर्म में लेता है। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को ग्लूकोज बोलते हैं, ठीक है। इसी को ग्लूकोज बोलते हैं, ठीक है। इस फॉर्म में लेता है। तो अब ये करेगा इसका क्या? देखो पहले कुछ ऊर्जा इन्होंने ले लिया प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, और फिर कुछ हिस्सा श्वसन में चला गया। ऊर्जा का बड़ा हिस्सा श्वसन में चला गया, ठीक है। उसके बाद जो बचता है वो बायोमास के रूप में भंडारित हो जाता है। ध्यान देना, अब सारा प्रोसेस यहाँ से शुरू हो रहा है। जो बच गया वो बायोमास के रूप में भंडारित हो गया, ठीक है। भंडारित हो गया, तब इसी को बोलते हैं, ये जो भंडारित ऊर्जा होती है वो जीवों में एक स्तर से दूसरे स्तर में, जीवों के एक स्तर से दूसरे स्तर में आने जाने लगती है, ठीक है। और किसी भी पारितंत्र में ध्यान देना, यही जो बायोमास की ऊर्जा है पेड़ पौधे में, जीवों में क्या होता है? भंडारित ऊर्जा होती है। जीवों में एक स्तर से दूसरे स्तर में एनर्जी रिड्यूस के फॉर्म में, और क्या कहते हैं, सांस लेने के फॉर्म में। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लेना तो ऑक्सीजन निकालना, ऑक्सीजन लेना तो कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना, ठीक है। तो इसी से बन के आता है कि कोई चीज़ वापस नहीं जाती है। इसीलिए यूपीपीसीएस का क्वेश्चन था कि ऊर्जा का जो निष्कासन होता है वो हमेशा एक दिशी होता है। ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो हमेशा एक दिशा में होता है। मतलब हम ऊर्जा को पुनः उपयोग नहीं कर सकते हैं। देखिए ये हमारा हो गया बेसिक समझने का तरीका, ठीक है। सारे क्वेश्चन इसी
वर्ड पे ही बनते हैं। जो टर्मोलॉजी अभी हमने आपको समझाई कि ऊर्जा का निष्कासन एक दिशीय होता है या प्रवाह एक दिशीय होता है, और क्या हो गया, मतलब जो ऊर्जा एक बार निकल जाती है जिसका उपयोग होता है उसका उपयोग दोबारा नहीं हो पाता है। ठीक है, अब देखो इसी से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी शुरुआत करते हैं, पारिस्थितिक उत्पादकता। ठीक है, अब उसी से लिंक करके इसको समझिए, क्योंकि आप अगर इसको समझोगे नहीं तो आगे समझने में काफ़ी प्रॉब्लम्स होगी। ठीक है, जैसे देखो हरा पेड़ पौधा क्या करता है, हरा पेड़ पौधा प्रति इकाई मात्रा में या वैसे भी प्रति इकाई की मात्रा में ऊर्जा लेता होगा, एकांक समय में निवेश करता होगा। ठीक है, तो कुछ न कुछ ऊर्जा की मात्रा को भंडारित करता होगा, तो मतलब लेता क्या है, उसकी उत्पादकता बढ़ती कैसे है, हमें ये जानना है। और वो सेम वैसे कंडीशन से जैसे हमने जैव विविधता की जो पारिस्थितिक तंत्र की शुरुआत की थी, तो हमने कहा था जैविक अजैविक घटक ना, उनके माध्यम से या उनके अंतर संबंधों के अध्ययन को हम बोलते थे। वहीं पे ये वही सारी की सारी प्रोसेस आएंगी। पहले तो परिभाषा इसकी नोट कर लो। ठीक है, हरे पेड़ पौधे प्रति इकाई, हरे पेड़ पौधे प्रति इकाई सतह में, प्रति इकाई समय में, ठीक है, प्रति इकाई सतह में, प्रति इकाई समय में, ठीक है, प्रति इकाई समय में जो, प्रति इकाई समय में जो ऊर्जा की मात्रा संचित करते हैं उसी को उत्पादकता बोलते हैं। जो ऊर्जा की मात्रा को संचित करते हैं उसे पारिस्थितिक उत्पादकता बोलते हैं। अभी हमने क्या बताया, अभी हमने जस्ट थोड़ा पहले समझाने के लिए आपको एग्जांपल समझाया कि मान लो पेड़ है, कहाँ से एनर्जी ले रहा है, ठीक है, विकिरण के माध्यम से, भूतापी के माध्यम से, कुछ श्वसन में चला गया, कुछ बच गया, और जो बच गया वहीं क्या हो गया, इसकी उत्पादकता हो गई। वहीं डिफिनीशन हमने उठा के यहाँ पे लिखा दिया कि हरे पेड़ पौधे प्रति इकाई सतह से प्रति इकाई समय में जो ऊर्जा की मात्रा को संचित करते हैं वहीं उसकी उत्पादकता हो गई। अब किस तरह से हो सकती है, भौतिक, रासायनिक और जैविक फॉर्म में होती है। अभी तुरंत आप समझ जाओगे, हम बताएंगे नहीं आपको, ठीक है। भौतिक, रासायनिक, जैविक। भौतिक में क्या आएगा, वही जो हमने पहले बता दिया था, तापमान आएगा, जलवायु आएगी, ठीक है, यही सारी चीज़ें इसमें आएगा। तापमान हो गया, जलवायु हो गया, जल की गहराई हो गई, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें हो गया। और रासायनिक में क्या आएगा, रासायनिक में पोषक तत्व आ जाएंगे। देखो सबका संबंध अपने आप में है, रासायनिक में पोषक तत्व आ गए। और ये जो हमारा जैविक हो गया, जैविक उत्पादकता इसकी हो गई, इसमें क्या आ गया, प्रजाति के किसी भी जीव की क्रिया, ठीक है। अब प्रजाति किस तरह से क्रिया करता है, प्रजाति के किसी भी प्रजाति के जीवों की जो क्रिया होती है, जीवों की जो क्रिया होती है। यहाँ से एक एग्जाम में फेवरेट क्वेश्चन आता है, एक एग्जाम में नहीं, मान के चलिए कि बीसीएस में फिक्स है, आना ही आना है क्वेश्चन इससे है। और क्या कहते हैं, आईएएस में आता ही आता है, कथन और कारण पे क्या कहते हैं, या फिर वैसे नॉर्मली आता है, या फिर ऑब्जेक्टिव में भी सीपीएसआई में हो गया, बैंक में हो गया, सीपीएफ में पूछा जाता है कि जो प्रजाति के जीवों की क्रिया होती है वो किस फॉर्म में होती है। तो ये वर्ड समझिए, यहाँ से आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं अभी तुरंत। देखिए इसके नीचे आपके पेज में जगह बचा होगा, हम मिटा रहे हैं, नीचे तो नहीं जा पाएंगे। लिखिए ऐसे लाइन डाल के, किसी प्रजाति के जीवों की क्रिया के माध्यम से या फिर रासायनिक या फिर भौतिक क्रिया के माध्यम से उत्पादकता इसकी निर्धारित होती है ना। अब जो प्रजाति की क्रिया होती है वो क्या हो सकती है, वो सहजीविता हो सकती है, ठीक है, नोट करते चलिएगा। सहजीविता हो सकती है, प्रतिस्पर्धा हो सकती है, ठीक है, परजीविता हो सकती है, प्रतिस्पर्धा हो सकती है, अभी नहीं, प्रतिस्पर्धा हो सकती है और परजीविता हो सकती है। इसी को पर भक्षण कहते हैं। और तटस्थता हो सकती है, ठीक है, तटस्थता हो सकती है। इसकी इंग्लिश भी लिख लीजिए, सहजीविता की इंग्लिश होता है म्यूचुअलिज्म,
एग्ज़ाम में कभी कभी इसकी इंग्लिश भी पूछता है, इसी से देता है, म्यूचुअलिज्म होता है, ठीक है। इसका तो कॉम्पिटिटिज्म होता है, ठीक है, वही कंपटीशन वाला, ठीक है। और परजीविता का लिख लीजिएगा, पैरासिटिज्म होता है, पैरासिटिज्म होता है या, ठीक है, हाँ, पैरासिटिज्म होता है। इसका तो तटस्थता का मतलब उदासीनता, ठीक है, मतलब न्यूट्रलिज्म होता है। अब इसको समझिए पहले, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने आपको बताया क्या था, हमने आपको बताया था कोरल रीफ, बताया था ना हमने। अब देखो एग्जाम्पल के पहले ये चिन्ह बनाइए यहाँ पे, ये प्लस हो गया, ठीक है, प्लस हो गया, इसका मतलब समझा रहे हैं। उसके बाद कंपटीशन किसी चीज़ से करेगी तो क्या होगा, निगेटिव होगा, परजीविता होगा तो प्लस माइनस होगा, और न्यूट्रल होगा तो जीरो जीरो होगा, ठीक। समझने का प्रयास करिए। जैसे कि हमने आपको सहजीविता को हम यहाँ उठा के बता रहे हैं, बस ये याद रखने की चीज़ें हैं। होता क्या है इसमें, प्लस प्लस मतलब हो गया दो तरह के जीव हैं, ठीक है, इनका एक दूसरे से, ठीक है, आदान प्रदान हो रहा है। देखा कोरल रीफ में हमने क्या बताया था, कोरल में हमने बताया था कि एक कोरल होता है और दूसरा क्या होता है, जू जैंथले नाम का कीट होता है, ठीक है। जू जैंथले क्या करता है, इसको भोजन प्रदान करता है, किसको, कोरल को जू जैंथले भोजन देता है, और ये किसको क्या देता है, ये क्या देता है, आवास देता है। तो इसकी परिभाषा याद रखना, एक जीव का दूसरे जीव पे और उस जीव का इस जीव से जो सकारात्मक असर पड़ता है, आदान प्रदान होता है, वो सहजीविता होता है। और इसमें क्या होता है, प्रतिस्पर्धा में क्या होगा, न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल का मतलब किसी का कोई काम नहीं होता, अगर एक जीव नहीं है तो दूसरा काम नहीं करेगा। जैसे मान लो आपके घर में चूहे नहीं हैं, ठीक है, तो बिल्ली का भी नुकसान है, सांप का भी नुकसान है, ठीक है। अगर होगा तब होगा, नहीं होगा तो नहीं, पूरी तरह खत्म होगा। पर इसमें क्या होता है, परजीविता में क्या होता है, वहीं एक जीव दूसरे पर निर्भर होते हैं, मतलब एक जीव को, एक को फायदा हो रहा है और दूसरे को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। मतलब एक जीव को दूसरे पे डिपेंडेंसी है, एक का फायदा हो रहा है, दूसरे का नुकसान हो रहा है। इसमें क्या होता है, इसमें किसी का कोई फायदा नहीं हो रहा, दोनों न्यूट्रल हैं। बस ये कहानी समझने की है, इसलिए मैंने इससे समझा दिया आपको कि आपका दिमाग थोड़ा सा शार्प हो जाए, ठीक है। एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है। आगे देखिए, बुकलेट में क्या कहते हैं, चीज़ें काफ़ी अच्छे से दी हुई है, तो बुकलेट में दी हुई चीज़ों को काफ़ी अच्छे से समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी परिभाषा भी दी हुई है, बस समझने का ये था कि हमने प्लस बना के माइनस बना के आपको समझा दिया। अगर सहजीविता पूछा जाता है तो मतलब क्या कहते हैं, एग्जाम्पल कोरल रीफ हो गया, वहाँ से समझ में आएगा कि मतलब एक की दूसरे पर डिपेंडेंसी बनी हुई है, मतलब एक जो है, एक का फ़ायदा दूसरे से हो रहा है, उसका फ़ायदा उससे भी हो रहा है। अब देखिए इसी क्रम में देखिए कि इसका मेन जो स्ट्रीम पड़ता है, खाद्य श्रृंखला, चाहे जीवों का हो गया या पेड़ पौधों का हो गया, इनकी खाद्य श्रृंखला समझ लीजिए, इनके फूड चेन को समझिए पहले। फूड चेन, फूड चेन क्या होता होगा, फूड चेन का मतलब हो गया जीवों में पोषण स्तर के माध्यम से संबंध बन जाता है। किस तरह का, कि एक जीव दूसरे जीव का भोजन बन जाता है, यही खाद्य श्रृंखला हुई ना। एक जीव दूसरे, जैसे बताया कि शाकाहारी किस पे डिपेंड होते हैं, मांसाहारी पे। ये पेड़ पौधे हो गए, प्रथम उत्पादक हो गए, उसके बाद शाकाहारी हो गए, फिर मांसाहारी हो गए, ठीक है। तो ये इस पे निर्भर है और ये इस पे भी निर्भर है और इस पे भी निर्भर है। तो क्या हो गया, एक जीव दूसरे जीव का भोजन यहाँ बन रहा है, एक जीव दूसरे जीव का भोजन बन रहा है, और जो एक जीव को दूसरे जीव को खाने का अनुक्रमण चलता रहता है, इसी को हम क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। आप समझ गए, इतना आसानी से आपको समझाने का प्रयास किया बिना परिभाषा लिखाए, ठीक है, कि एक जीव दूसरे जीव का जो भोजन बन जाता है, जो इसका अनुक्रमण चलता है, इसी को क्या बोलते हैं, खाद्य श्रृंखला। अब पिछली बार पेपर में क्वेश्चन आ गया ग्रेजिंग फूड और क्या कहते हैं, डेट्रिटस फूड आ गया, तो लोग सोचे यार खाद्य चारण क्या होता है, चारण खाद्य, और अपरत खाद्य क्या होता है, खाद्य श्रृंखला तो सुना हुआ है, ये चरण खाद्य श्रृंखला क्या होता है। अब देखो इसी के नीचे दो लाइन देके इसको भी समझ लीजिएगा, तो दोनों में डिफरेंसेस बहुत थोड़ा सा है, बस दो टाइप से होता है, एक चारण खाद्य श्रृंखला होता है और अपरद होता है, अपरद खाद्य श्रृंखला होता है। जो आप सीरीज पढ़ते होगे क्रमबद्ध तरीके से, जैसे घास को टिड्डा खाता है,
टिड्डा को पक्षी खाता है, पक्षी को बाज खाता है, इस तरह जो क्रम चलता है, घास को टिड्डा, मतलब क्रम लेवल शून्य से शुरू होता है, टिड्डा को पक्षी खाता है और पक्षी को बाज खाता है। ये चीज़ें हो गई क्या कहते हैं अपना उत्पादकता से लेके प्रथम स्टेज, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये हो गया खाद्य श्रृंखला के चारण खाद्य श्रृंखला में। लेकिन अपरद की बात किया जाए तो अपरद जो है डेड बॉडी से शुरू होता है। जैसे क्या हो गया, जैसे कार्बनिक चीज़ें हो गई, ठीक है, या डेड चीज़ें हो गई, डेड में कुछ भी ले, जैसे कचरा हो गया, कचरा को कौन खाता है, कीट खाता है, फिर कीट को कौन खाती है, मछली खाती है। तो ये इस श्रृंखला में आता है। तो ऐसे दे के आपसे पूछ लिया था, यही दिया हुआ था शायद, कचरा दिया था, फिर कीट दिया हुआ था और फिर क्या दिया था, मछली दिया था, ठीक है। तो पूछ लिया था 3-4 ऑप्शंस में देखे कि कौन सा चारण है और कौन सा अपरद टाइप का। अब आपका दिमाग में कन्फ्यूजिंग दूर हो जाएगी कि चारण क्या होता है और अपरद क्या होता है, ठीक है। खाद्य श्रृंखला आपके समझ में आ गई। अब इसी के साथ समझने वाली चीज़ें हैं, वो तो हम लिखा रहे हैं ऐसे ही आपको समझाने के लिए, ताकि हम आपके मेन स्ट्रीम के टॉपिक में चलें तो आपको कोई समस्या ना हो कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि इसी में एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है पारिस्थितिक पिरामिड, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है, इससे भी क्वेश्चन हमेशा आता है। पारिस्थितिक पिरामिड, ठीक है, इकोलॉजिकल पिरामिड, ये भी आसान सी चीज़ें हैं। होता क्या है, इसमें पोषण स्तर को प्रदर्शित करता है। ये पिरामिड क्या करता है, पोषण स्तर को प्रदर्शित करता है कि मतलब उल्टा है या सीधा है। पोषण स्तर को प्रदर्शित करता है। 3 टाइप्स का होता है। पहला हो गया संख्या बायोमास संख्या पिरामिड हो गया, फिर बायोमास पिरामिड हो गया, फिर ऊर्जा पिरामिड हो गया। संख्या, बायोमास, ऊर्जा, ये सारे पिरामिड हो गए, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन जो बनता है, देखो अगर पीसीएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, वनडे एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो मेरी सिर्फ एक बात याद रखना, इतना याद रखना कि जो ऊर्जा का पिरामिड होता है हमेशा क्या होता है, सीधा होता है, और सीधा इस तरह से होता है। कभी कभी फिगर में भी पूछता है, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। सीधा का मतलब जो भी हमने बताया, क्या बताया हमने, खाद्य चारण खाद्य श्रृंखला बताया कि वो पौधे से शुरू हो रहा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में ऐसे बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। वो हो गया सीधा, मतलब ऊर्जा का हमेशा याद रखना दिमाग में सीधा होता है और बाकी सबका टेढ़ा होता है या मतलब उल्टा होता है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देने बात है, अब अगर आप आईएएस के एग्जाम में सम्मिलित होने जा रहे हो तो ये उल्टा भी होता है और सीधा भी होता है, ये याद रखना, ये उल्टा भी होता है और ये सीधा भी होता है। लेकिन इसका उल्टा नहीं बनता, इसका सिर्फ सीधा ही होता है। अब कैसे हो गया, मान लीजिए समझने वाली बात, हमने आपको ये समझा दिया कि ऊर्जा का पिरामिड एक स्तर से, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर, दूसरे से तीसरे पोषण स्तर में इस तरह से क्रम चलता रहता है। तो मतलब फिर ऊर्जा का पिरामिड क्या हो गया, सीधा हो गया। लेकिन अब आप एक एग्जाम में बैठ रहे हो तो ऐसे देगा आपको कि जल में बायोमास का पिरामिड उल्टा होता है, जल में बायोमास का पिरामिड सीधा होता है, तब कन्फ्यूजिंग होगी। स्थल में बायोमास का पिरामिड उल्टा होता है और स्थल में बायोमास का पिरामिड सीधा होता है। तो जो ये उल्टा होता है बायोमास का पिरामिड, वो कहाँ पे होता है, जल में होता है, और स्थल में क्या होता है, हमेशा ये सीधा होता है। एक बात याद रखना, बायोमास को जल से रिलेटेड लेना कि बायो ऐसे अगर कोई पिरामिड बना हुआ है, अगर इसको पानी में उल्टा लटका देंगे तो उल्टा लगेगा, हालांकि मैनेज तो नहीं हो पा रहा। देखिए संख्या से समझिए, समझ में आ जाएगा। संख्या क्या होता है, संख्या की चीज़ें मेन एकदम डिफरेंस है। संख्या क्या होता है, पोषण स्तर में वृद्धि होती चली जाती है और जीवों की संख्या में कमी होने लगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, सीधा है। बेसिकली हमें समझना इसी से है कि पोषण स्तर में वृद्धि हो रही है और जीवों की संख्या में कमी हो रही है। और वहीं क्या कहते हैं, जीवों की संख्या में अधिकता हो जाए, पोषण स्तर में कमी हो जाए। जैसे मान लीजिए कि एक पेड़ है जंगल में, ठीक है, जंगल में एक पेड़ है और जीवों की संख्या, इस पर निर्भरता क्या है, जीवों की संख्या की निर्भरता ज़्यादा है, ठीक है। जब जीवों की संख्या की निर्भरता ज़्यादा होगी तो पेड़ों पर बैठेंगे, पेड़ किस आकार का दिखेगा, नुकीले आकार का दिखेगा, तिरछा दिखेगा। तो क्या कह सकते हो कि संख्या का पिरामिड जो है सीधा कहाँ होता है, मतलब उल्टा कहाँ होता है, जंगल में होता है। मतलब बड़े जो पेड़ पौधे होते हैं तो उसकी डिपेंडेंसी होती है, इस तरह का पिरामिड क्या हो गया, संख्या का उल्टा होता है, सीधा होता है वनों में। और उल्टा संख्या का पिरामिड कहाँ होगा, मैंने बता दिया। सॉरी, कंफ्यूजिंग कर रहे हैं क्या,
पास पास में सीधा उल्टा लिख दिए हैं ना, इसलिए कंफ्यूजिंग हो रही है। ठीक से लिख लीजिए, लिखा दे रहे हैं। जो संख्या का पिरामिड सीधा होता है, ठीक है, वो हमने आपको क्या बताया कि जीवों की डिपेंडेंसी मतलब पोषण स्तर की संख्या ज़्यादा हो जाए और जीव क्या कहते हैं अपने आप कम हो जाए। मान लीजिए कोई एक चीज़ खाने की है, ठीक है, और जीवों की संख्या इसको खाए ना, जीवों की संख्या बढ़ जाए, ठीक है, तो ये आ जाएगा किसमें, सीधे में आ जाएगा। और उल्टा किस में आ जाएगा, उल्टा में आ जाएगा। ये बड़े पेड़ पौधे जो हो गए, इस पे जीवों की संख्या की निर्भरता ज़्यादा हो गई। किसी पेड़, कोई एक पेड़ पौधा जंगल में है मान लो, उसमें जंतु की संख्या ज़्यादा हो गई, मतलब जंतुओं की संख्या ज़्यादा हो गई तो पिरामिड क्या होता है, उल्टा हो गया। हालांकि ये डीप में जाना है, पूछता क्या है, इसको तो पूछता नहीं है, पूछता है संख्या का पिरामिड सीधा उल्टा दोनों होता है तो बता सकते हो। बायोमास का पिरामिड जल में पूछ लिया तो उल्टा होता है, स्थल पे पूछ लिया तो सीधा होता है। और हमेशा याद रखने वाली बात क्या है कि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, ठीक है। पूरा का पूरा बेसिक्स हो गया। कुछ इसकी टर्मोलॉजीज हैं वो हम आपको डिफाइन कर देंगे कल की क्लास में। उसके बाद से इसके हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलेंगे। पॉल्यूशन को पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड संस्थाओं को पढ़ेंगे और कंजर्वेशन को पढ़ेंगे, ताकि आपके क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना हो। बस ठीक है, फिर मिलते हैं अपने अगले क्लास में।